हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये हमारा कर्तव्य है बच्चों कि हम अपने देश की सेवा करें और देश के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दें। लेकिन साथ ही एक और कर्तव्य है कि आपको अपने माता पिता के लिए कुछ करना है, दिन रात मेहनत करना है, आपको 90+ फोड़ना है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के 4 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। ये टॉपिक ऐसे हैं कि इन 4 टॉपिक के ही मदद से आपको 30 नंबर मिलेंगे और ये फिक्स होते हैं बच्चों, इसमें श्योर है आपको पूरे नंबर मिलने हैं। तो चारों टॉपिक कौन कौन से हैं? पहला है आर्टिकल। आर्टिकल की बात करें बच्चों तो ये आपका 10 नंबर का पूछा जाता है, ठीक। और दूसरा है लेटर राइटिंग, ये भी बच्चों आपका 10 नंबर में पूछा जाता है। और तीसरा है स्टेंजा, तो ये आपका 6 नंबर में पूछा जाता है। और चौथा है सेंट्रल आइडिया, तो ये बच्चों आपका 4 नंबर में पूछा जाता है। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो श्योर हैं बच्चों आपको पूरे नंबर देकर के जाएंगे। और अपने को करना क्या है, अगर भाई इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आए तो सबसे पहले इन टॉपिक पर हमला बोल दीजिए, ठीक है ना। बाकी तो हमने अनसीन पैसेज बहुत सारे करवा दिए हैं, ठीक। और उसको हमने बताया भी है कि भाई अपने से ही उसको कर सकते हैं आप, आपकी कोई मदद करेगा नहीं अनसीन पैसेज में। तो उसके लिए मोर एंड मोर प्रैक्टिस की जरूरत है। तो चलिए ये चारों टॉपिक को हम बहुत ही सिंपल तरीके से देख लेते हैं, ठीक। कि आर्टिकल बच्चों आपको कौन सा तैयार करना है, लेटर राइटिंग किस टाइप का आपको लिखना होता है, स्टेंजा में कैसे सॉल्व करना होता है और एक सेंट्रल आइडिया कैसे लिखते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे आर्टिकल को, और आर्टिकल हमने एक बहुत ही शानदार टॉपिक को उठाया है, ठीक। आर्टिकल में पहला है आपका राइजिंग प्राइस, ठीक, राइजिंग प्राइसेस, जिसको अगर हिंदी में बात करें तो बच्चों बोलते हैं महंगाई या बढ़ती कीमतें। 2023 में इसको नहीं पूछा गया, किसी भी सेट में नहीं पूछा था, इसलिए बच्चों ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल पूछा जाने वाला टॉपिक है, लेकिन 2022 में एक भी सेट में नहीं आया बच्चों। तो 2023 में दावे के साथ कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन टपकेगा, यानी राइजिंग प्राइसेस पर आपका आर्टिकल जरूर पूछा जाएगा 2024 के पेपर में। और बच्चों ये आपको दिया रहता है कि भाई इसका जो लिखना होता है वो 100 से 150 वर्ड्स में, 100 से 150 वर्ड में आपको क्या है लिखना होता है, ठीक। इतना याद रखना, बहुत ज्यादा लंबा छापने का मतलब है नहीं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें क्या हेडलाइन वगैरह हेडिंग वगैरह जरूरी है, कुछ भी नहीं बच्चों। आर्टिकल का मतलब ही होता है एक लेख। जब 100 से 150 वर्ड्स में लिखना है तो आप एक इस तरह से ही लिखेंगे, इसमें कोई हेडिंग वगैरह नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं करना है। 100 से 150 वर्ड में आप लिख देंगे, पूरे के पूरे 10 नंबर आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों कि राइजिंग प्राइसेस यानी महंगाई पर या बढ़ती हुई कीमतों, ठीक, इस टॉपिक पर हम आर्टिकल कैसे लिखेंगे, इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे हिंदी में, पूरा का पूरा एकदम सिंपल तरीके से हमने लिखा है। तो लिखेंगे बच्चों की राइजिंग प्राइसेस इज बिकमिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम कह रहा है दीज डेज। देखिए ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि राइजिंग प्राइसेस जो महंगाई है या बढ़ती हुई कीमतें इज बिकमिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम यानी गंभीर समस्या बनती जा रही है दीज डेज यानी इन दिनों। जो महंगाई है इन दिनों एक बहुत ही गंभीर समस्या बनती जा रही है। वन हैज टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब लोगों को भाई लिव यानी जीवन जीने के लिए, यानी जीने के लिए क्या करना पड़ रहा है, हैंड टू माउथ यानी हाथ पांव मारना पड़ रहा है। आज के समय में लोगों को जिंदा रहने के लिए, कहते ना कि भाई जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी बताइएगा, क्या जरूरी है भाई, यहां स्ट्रगल करना होगा तभी आप जिंदा रह सकते हैं, है ना। अब ऐसा नहीं कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम, तो जिंदा रहने के लिए मुलाकात नहीं जरूरी है, बल्कि लाइफ में स्ट्रगल करना जरूरी है। अगर स्ट्रगल कर लेंगे, सर्वाइव कर जाते हैं तो आप जिंदा रहेंगे, अदरवाइज काम तमाम। तो वही चीज कह रहा है बच्चों कि लोगों को जीने के लिए हाथ पांव मारना पड़ रहा है। आगे कह रहा है कि इट हैज फोर्स्ड यानी इसने लोगों को मजबूर कर दिया है, ठीक, टू लिव यानी जीने के लिए, ए मिजरेबल या मिसरेबल कुछ भी पढ़िए,
यानी एक दयनीय लाइफ यानी जीवन। कह रहा कि इसने लोगों को एक दयनीय जीवन, दयनीय का मतलब बहुत ही मतलब दुख भरे जीवन जो होते हैं, है ना, जीने के लिए मजबूर कर दिया है। किसने? महंगाई ने। तो वही कह रहा है कि इसने लोगों को दयनीय जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया है। आगे लिखेंगे बच्चों, नेसेसिटीज का मतलब जो आवश्यक वस्तुएं, नेसेसिटीज इज आर बीइंग सोल्ड यानी बेचे जा रहे हैं एट ए ग्रेट प्राइस यानी भारी भरकम दामों पर। जो आवश्यक चीजें हैं यानी आवश्यक वस्तुएं हैं, ठीक है, हमारी जो आवश्यकता वाली, वे क्या है? बहुत ही बड़ी कीमतों पर यानी बड़ी दरों पर बेची जा रही हैं। आगे लिखेंगे द हार्डेस्ट हिट इज द कॉमन मैन, यानी इसकी सबसे ज्यादा जो मार पड़ रही है वो आम लोगों पर। हार्डेस्ट हिट का मतलब हार्डेस्ट हिट का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा मार पड़ रही है। किस पे? कॉमन मैन, आम लोगों पर। जाहिर सी बात है बच्चों, क्योंकि आम लोग ज्यादा परेशान होते हैं। भाई उनको क्या है, दिन भर कमाना है, तब आएंगे शाम को खाकर सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे, फिर उसके बाद खा पी करके फिर काम पे चले जाना है। तो इस सबसे ज्यादा महंगाई से मर कौन रहा है? आम आदमी मर रहा है ना। तो वही चीज कह रहा है भाई, इसका सबसे ज्यादा, ठीक, यानी इसकी जो महंगाई की मार सबसे ज्यादा आम लोगों पर पड़ रही है। आगे कह रहा है कि ड्यू टू प्राइस राइज, यानी महंगाई मतलब कह रहा है कि महंगाई बढ़ने से द परचेसेस ऑफ एसेंशियल थिंग्स, यानी जो आवश्यक वस्तुओं का जो खरीद है, लाइक जैसे पल्स यानी दालें, राइस चावल, शुगर चीनी, मेडिकल मतलब मेडिसिन्स यानी दवाएं, ETC इत्यादि इज बियॉन्ड द रीच ऑफ वंस पॉकेट, यानी लोगों की जेब से क्या है? बहुत दूर है। समझिएगा क्या बोल रहा है? कह रहा है कि ड्यू टू प्राइस राइज, महंगाई बढ़ने से कह रहा है कि परचेस ऑफ एसेंशियल थिंग्स मतलब जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं, जो हमारे आवश्यकता की वस्तुएं हैं जैसे, ठीक, यानी महंगाई बढ़ने से जो आवश्यकता की वस्तुएं जैसे दाल, ठीक, चावल, चीनी और दवाएं, ये सभी लोगों के, ठीक, देखिए कह रहा वंस पॉकेट यानी लोगों के जेब से क्या है? बहुत ही दूर है। ठीक, कहने का मतलब है कि भाई अब इतनी महंगाई हो गई है कि अब इन सबको खरीदना किसी के बस की बात नहीं है, यानी हर किसी के बस की बात नहीं है कि पूरी तरह सही तरीके से वो अपना गुजारा कर सके। आगे लिखेंगे बच्चों, नॉट ओनली दिस, केवल यही नहीं, अभी और सुनिए क्या कह रहा है। गैस प्राइसेस यानी गैस की दाम, क्रूड ऑयल प्राइसेस यानी जो कच्चे तेल वगैरह हैं, डीजल और पेट्रोल्स, ठीक, डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस यानी दाम, आर आल्सो राइजिंग हाई डे बाय डे, यानी दिन प्रतिदिन। कह रहा कि यही नहीं, ठीक, यही नहीं मतलब ना केवल इतना, बल्कि गैसों के दाम, तेल के दाम, डीजल पेट्रोल के दाम, ठीक, ये सभी के सभी दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ रहे हैं। आगे लिखेंगे बच्चों, वन ऑफ द मेन केसेस, इसका सिर्फ ही एक प्रमुख कारण कौन है? रिगार्डिंग राइजिंग प्राइसेस यानी महंगाई का क्या है? इज द पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी बढ़ती हुई जनसंख्या। महंगाई का जो सबसे प्रमुख कारण है वो कौन सा कारण है रसगुल्लों? तो वो है पॉपुलेशन, यानी बढ़ती हुई जनसंख्या। आगे लिखेंगे बच्चों, वी हैव ओवर, कह रहा है कि 140 करोड़ लिविंग इन इंडिया। कह रहा है कि भाई बात करें तो भारत की जो आबादी है, यानी भारत में अगर हम बात करें तो 140 करोड़ से भी ज्यादा लोग रह रहे हैं। ये हम प्रेजेंट डेटा बता रहे हैं, है ना, ये प्रेजेंट डेटा हम बता रहे हैं कि भाई 140 करोड़ से भी अधिक लोग क्या है? भारत में रह रहे हैं। हेंस माने इसलिए देयर इज ए हायर डिमांड इज ऑफ प्रोडक्ट, इसलिए जो भी उत्पादन की वस्तुएं हैं उनकी डिमांड क्या है? बढ़ रही है, यानी डिमांड बढ़ जाती है। आगे लिखेंगे, पुअर पीपल्स कैन हैव ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ कॉमोडिटीज एंड नेसेसिटीज। कह रहा है कि पुअर पीपल का मतलब जो गरीब लोग हैं, कैन हैव ओनली लिमिटेड, उनके पास केवल सीमित मात्रा में ही क्या है? आवश्यक वस्तुएं हैं। कह रहा है कि जो गरीब लोग हैं उनके पास केवल सीमित मात्रा में ही आवश्यक, यानी उनकी आवश्यकता की क्या है? वस्तुएं हैं। आगे कह रहा है कि ए सिंगल सैलरी, यानी इकलौती जो नौकरी है, इज नॉट एनफ टू रन हाउस होल्ड। कह रहा है कि इकलौती जो नौकरी है वो घर चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी किसी घर में अगर एक नौकरी है तो वो केवल एक नौकरी से पूरी तरीके से घर नहीं चल सकता है। अब जरा सोचो,
भाई अगर एक नौकरी से पूरा घर नहीं चल सकता है तो जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है उसका घर कैसे चलेगा, उसके घर का भाई चूल्हा किस तरह जलेगा, आप खुद समझ सकते हैं। तो वही चीज कह रहा है कि भाई परिवार में एक सिंगल नौकरी पर्याप्त नहीं है घर चलाने के लिए। आगे लिखेंगे बच्चों कि पुअर पीपल आर नॉट इवन एबल टू बाई डेली फूड्स। कह रहा है कि जो गरीब लोग हैं वो डेली का खाना भी नहीं खरीद सकते हैं। ठीक, पुअर पीपल आर नॉट इवन एबल टू बाई डेली फूड का मतलब जो गरीब लोग हैं वो डेली का जो भोजन है वो भी नहीं ले सकते हैं। आगे लिखेंगे देयर इज ए स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द पुअर। कह रहा है कि गरीब लोगों को आर्थिक मदद की सख्त जरूरत है ना। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस। कह रहा है कि जो ऑफ द मतलब टू द पुअर, ठीक, जो गरीब व्यक्ति हैं उनको फाइनेंशियल बोले तो वित्तीय सहायता जिसको बोलते हैं, बोले तो धन, ठीक, जो गरीब लोग हैं उनको वित्तीय या आर्थिक मदद की सख्त जरूरत है। सो द गवर्नमेंट शुड टेक सुटेबल एक्शन इन दिस डायरेक्शन। इसलिए सरकार को इस क्षेत्र में क्या करना चाहिए भाई, तत्काल कोई एक्शन लेना चाहिए। वैसे सरकार भाई कर तो रहे हैं ना, पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है तो हर एक सुविधा भाई हर किसी तक वो सुविधा नहीं पहुंच पाती। रीजन क्या है, बीच में बिचौलिए भी बैठे हैं तो कहां किसी के पास पहुंचेगी। ठीक, तो ये चीज है, ठीक है ना। इस दुनिया में भाई यह कड़वा सच है कि गरीब ही मर रहे हैं, जबकि गरीब ही पूरे देश का पेट भर रहा है। ठीक है, गरीब ही पूरे देश, अब कहेंगे गरीब कैसे, तो गरीब इसलिए बच्चों क्योंकि अधिकांश जो अब भारत में पॉपुलेशन है उसमें सब किसान हैं और किसान गरीब ही होते हैं। भले किसी के पास 10 बीघा खेत हो, वो बस गिनती के लिए होता है, बाकी कितनी उपज होती है, कितनी पैदावार होती है, कितना प्रॉफिट होता है, उनकी आत्मा से पूछो, हमारी आत्मा से पूछो। हम खुद एक किसान के बेटे हैं, है ना, तो समझ सकते हैं। तो ये चीज होता है बच्चों, किसान ही मर रहा है दुनिया में, बाकी तो सब एकदम भोग विलास में मस्त हैं, है ना। उनसे क्या मतलब कौन मर रहा है कौन क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं। चलिए बच्चों, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि बहुत ही प्यारा सा ये बच्चों आर्टिकल है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रसगुल्लों। हमने इसको पहले भी बता दिया है क्योंकि 2023 में किसी भी सेट में नहीं आया था, जबकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि कभी भी बच्चों इसको छोड़ता नहीं है, हर साल पूछता है। ठीक, इसलिए 2024 में टपकेगा, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट, दूसरा जो है वो है आपका लेटर। ठीक, अब भाई लेटर भी जो हमने यहां पर लिखा है ना, ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लेटर भी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप देखेंगे तो ये 2017 में, 20 में, 22 में, 23 में, मतलब 22-23 लगातार, 23 में भी पूछा गया था, उसके पहले भी पूछा गया था। ठीक, और जरूरी नहीं है कि अब ये मत सोचिएगा कि आया है तो 24 में ना आएगा, क्योंकि बच्चों ये टॉपिक ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक है कि राइट एन एप्लीकेशन या राइट एन मतलब राइट अ लेटर बोलेगा, डोंट वरी, चाहे एप्लीकेशन यहां पर बोल दे या लेटर। ठीक, तो लिखेगा कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर ए फ्री स्टूडेंटशिप टू इनेबल यू टू स्टडी फर्दर। कह रहा है कि अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है, या फिर लेटर होता तो लेटर, कुछ भी, और उनको क्या करना है, निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आपको लेटर लिखना है, ताकि क्या है आप अपनी शिक्षा को आगे मतलब जारी रख सकें। ठीक, ये है। तो किस तरह से लिखना होता है चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए, जब भी प्रधानाचार्य के लिए आए तो जैसे आप एप्लीकेशन अभी तक लिखते चले आए हैं कि टू द प्रिंसिपल, आप ऐसे ही लिखेंगे। बाकी बच्चों जो होता है आपका ऑफिशियल लेटर होता है, एडिटर के लिए होता है, कोई अधिकारी के लिए होता है, तो उनका अलग होता है। उसमें हमने बताया था कि सबसे पहले भाई क्या करते हैं, सेंडर एड्रेस, ठीक, उसके बाद डेट होता है, रिसीवर एड्रेस होता है, सब्जेक्ट होता है। बट बच्चों प्रिंसिपल वाले में केसेस क्या होता है, इस तरह से टू द प्रिंसिपल ऐसे लिखते हैं, याद रखना बच्चों। तो यहां से शुरुआत करेंगे टू, उसके बाद लिखेंगे द प्रिंसिपल, ठीक, एबीसी कॉलेज प्रयागराज, फिर उसके बाद डेट लिखेंगे 10th, यहां पर हम लिख गया है मार्च,
और यहाँ पे लिखेंगे आप, ठीक, 2024 पूरा ना लिखकर ऐसे XX कर देंगे। और सब्जेक्ट में बच्चों आपका जो मेन पॉइंट होगा सब्जेक्ट में वो मेंशन किया जाता है। तो भाई सब्जेक्ट में विषय हमारा क्या है, ठीक, विषय हमारा क्या है, तो विषय है भाई एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंटशिप, ठीक, किसके लिए, छात्रवृत्ति के लिए ये एप्लीकेशन है। तो आपको इस तरह से ही क्या लिखना है, प्रार्थना पत्र। तो ये इतना समझ में आया। लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, उसके बाद कॉलेज का नाम, फिर उसके बाद डेट लिखना है बच्चों, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक। फिर यहां से नीचे डियर सर या मैडम, वॉट एवर, जो कुछ भी हो, सर या मैडम कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक। फिर उसके बाद कॉमा करके यहां से, जस्ट यहां से नहीं, मतलब ऐसे यहां से नीचे से नहीं छापना, गलत हो जाएगा बच्चों, नो, आपको यहां से लिखना, इसके नीचे से। देखिए बहुत सिंपल लिखा है और गारंटी है रसगुल्लो, इससे आसान आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, कहीं से भी देख लीजिए, अगर आपको इतना आसान मिल जाए ना, तब आकर के कमेंट करिएगा कि सर इससे भी आसान हमने देखा है, ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। चलिए देखते हैं, लिखेंगे बच्चों कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, कि मैं, यहां पे लिखेंगे डियर सर, मैं आपके कॉलेज का एक स्टूडेंट हूं, ठीक। आई पास्ड 11th क्लास फ्रॉम दिस कॉलेज लास्ट ईयर, कि मैंने लास्ट ईयर इस कॉलेज से ही क्या 11वीं की परीक्षा पास की है, मैंने इस कॉलेज से ही मतलब पिछले साल 11वीं की परीक्षा पास की है। फिर आगे लिखेंगे आई वांट टू कीप रेगुलर माई स्टडीज, भाई मैं अपनी पढ़ाई को रेगुलर, नियमित, मतलब आगे नियमित रखना चाहता हूं, ठीक, इन दिस कॉलेज, यानी इस कॉलेज में, बट माई फादर्स लो इनकम डज नॉट अलो इट, लेकिन कह रहा है कि जो मेरे पिताजी की लो इनकम है, ठीक, वो इस बात के लिए एग्री नहीं करती है। यानी इसमें क्या बोल रहा है कि सर मैं आपके ही कॉलेज का एक स्टूडेंट हूं, मैंने पिछले साल आपके कॉलेज से ही 11वीं की परीक्षा पास की और मैं भविष्य में अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहता हूं, लेकिन जो मेरे पिताजी की इनकम है वो बहुत लो है, यानी बहुत ही कम इनकम है, और इतनी कम इनकम है कि मुझे अब पढ़ाई के लिए आगे ये अनुमति नहीं दे रही है, ठीक, सिंपल सी बात है। आगे लिखेंगे बच्चों, यहां नीचे से लिखना है फिर कि आई वुड लाइक टू मेंशन, ठीक, हियर, कि मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा दैट आई एम ए गुड स्टूडेंट, कि मैं एक मतलब मैं एक क्या हूं, अच्छा स्टूडेंट हूं, अच्छा छात्र हूं। आई ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन द प्रीवियस क्लास, कि मैं पिछली कक्षाओं में सदैव प्रथम आता था। एक आई एम ए गुड प्लेयर एज वेल एज ए कैप्टन ऑफ कॉलेज क्रिकेट टीम, कह रहा है कि मैं एक अच्छा प्लेयर हूं और साथ ही साथ इस कॉलेज के क्रिकेट टीम का मैं कप्तान भी हूं, ठीक, क्या हूं कि भाई मैं एक अच्छा प्लेयर हूं और साथ ही साथ मैं इस कॉलेज के क्रिकेट टीम का कप्तान भी हूं। फिर नीचे लिखेंगे बच्चों कि काइंडली ग्रांट में फ्री स्टूडेंटशिप, कह रहा है कि कृपया भाई निशुल्क छात्रवृत्ति क्या करें, मतलब प्रदान करें, सो दैट, ताकि आई में कीप रेगुलर माई स्टडीज, ताकि मैं अपनी पढ़ाई को रेगुलर जारी रख सकूं। आई होप, मतलब मैं आशा करता हूं, नॉट ओनली, ना केवल, यानी मैं ना केवल आशा करता हूं, बट आल्सो इज श्योर, बल्कि मुझे विश्वास भी है, दैट यू विल ग्रांट माई, यहां ग्रांट होगा, यू विल ग्रांट माई रिक्वेस्ट, कि आप मेरी इस विनती को स्वीकारेंगे, ठीक है। कह रहा है कि मुझे ना केवल ये उम्मीद है बल्कि मैं विश्वास, मतलब मुझे श्योर है, वही चीज कह रहा है कि मुझे ना केवल ये आशा है बल्कि मुझे पूरा विश्वास भी है कि आप मेरी इस विनती को स्वीकार करेंगे। देख रहे हैं ना कितना प्यारा सा, कितना मीठा सा हमने लिखा है, ठीक। इतने, इससे ज्यादा इजी नहीं हो सकता है बच्चों। इस तरह से लिखेंगे और उसके बाद यहां नीचे लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली, कि आपका आज्ञाकारी, ठीक, यानी आपका जो आज्ञाकारी क्या है, शिष्य है, क्या है, XYZ ABC, ठीक, PQR, वॉट एवर, जो कुछ भी लिखना चाहो लिख सकते हो। तो इस तरह से बच्चों हम लिखेंगे, ठीक, सिंपल तरीके से एक प्यारा सा लेटर। बात समझ में आई? चलिए यहां पे ग्रांट है, ग्रांट इसको बना लेना, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, छाप लीजिए इसको। चलिए हो गया ना। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये सब टॉपिक एकदम फिक्स है बच्चों, हम बार बार ये चीज बोल रहे हैं। अगला जो टॉपिक है वो है स्टेंजा का, ठीक है। किस चीज का है भाई?
तो ये है स्टेंजा, और ये स्टेंजा भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, स्टेंजा भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इसको उठा लिया है। ठीक, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेंजा है। इसको भी अगर आप देखेंगे ना 2022 में भी पूछा था, 2023 में, क्योंकि इतने ज्यादा सेट बनते हैं, देगा कहां से। ये इसीलिए कहते हैं बच्चों ये सब टॉपिक हैं फिक्स होते हैं। ठीक है, चाहे जितने सेट बन जाएं जरूर आपको किसी ना किसी सेट में दिखाई पड़ेगा। तो ये तो अपने आप में वैसे भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर एक स्टेंजा दिया है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ठीक, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट स्टिल कीप ए बोअर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। एंड कह रहा है कि कहां गया भाई, हाँ, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं, ठीक, देखिए इसमें आपको अर्थ निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि स्टेंजा जो होगा आपका दिया रहेगा। ठीक है, इस तरह से, जिसको हिंदी में पद्यांश बोलते हैं, जैसे हिंदी में पद्यांश होता है, ठीक वही होता है। उससे रिलेटेड आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे। इन तीनों क्वेश्चन का जो आंसर है रसगुल्लों, वो आपको इसी में से ढूंढ के लिखना है। तो यहाँ पर एक पैसेज दे दिया है। ठीक, इसमें बोल रहा है कि भाई थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, कि जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं वो सदैव खुशी प्रदान करती हैं। ठीक, कह रहा है कि इसकी जो सुंदरता है वो और भी ज्यादा समय के साथ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये कभी भी, नथिंगनेस का मतलब शून्य होता है, तो कभी भी कहने का मतलब ये कभी शून्यता में नहीं बदलती हैं। यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि ये सौंदर्य की जो वस्तुएं हैं ये कभी भी नष्ट नहीं होती हैं। ये जो ब्यूटी है, ठीक, नेचर की, ये कभी नष्ट नहीं होती है। ठीक है, वो चीज मतलब इसके बारे में ये बात कर रहा है। तो ये आपका एक स्टेंजा दिया है, और स्टेंजा के नीचे देख सकते हैं आपके 3 क्वेश्चन देगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, इस तरीके से आपका ये तीनों क्वेश्चन मिलाकर 6 नंबर का बन जाता है। ठीक, अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द पोएट फील अबाउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी। कह रहा है कि कवि सौंदर्य की वस्तुओं के बारे में क्या सोचता है। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा बच्चों, हमने बताया था चाहे अनसीन पैसेज हो, चाहे आपका ये स्टेंजा हो, कुछ भी हो बच्चों, जिस भी टेंस में आपका क्वेश्चन होगा, आंसर भी रसगुल्लों अपने को उसी टेंस में लिखना होगा। यही सबसे ज्यादा समझने वाली चीज है। हमने क्या बताया कि आपका जो क्वेश्चन जिस भी टेंस में होगा, अपने को आंसर भी उसी टेंस में ही लिखना है। ठीक, तभी जाकर के सब कुछ सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका आंसर ही। तो इसमें कह रहा है कि जो कवि है सौंदर्य की वस्तुओं के बारे में क्या सोचता है। तो यहां पर देखिएगा भाई, डू या डज लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है ना, मतलब ये डू या डज लगा है, व्हाट तो ये इंट्रोगेटिव वाला है, लेकिन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ऐसी सिचुएशन में जब इसको हम सिंपल बनाएंगे बच्चों, तो हमें पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हम करता तलाशेंगे तो करता है द पोएट, द पोएट। अब यहां पर वर्ब क्या है, फील, तो हम एस लगा देंगे। द पोएट फील्स, उसके बाद पूरा छाप दीजिए, अबाउट ए थिंग, अबाउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा बच्चों। ठीक, हर एक क्वेश्चन में हम इसी तरह से लिखेंगे, डोंट वरी। कह रहा है कि द पोएट फील्स अबाउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी जो कवि है सौंदर्य की वस्तुओं के बारे में महसूस करता है। क्या महसूस करता है, दैट, कि इट, ठीक, इट इज ए जॉय। देखिए लिखा है ना बच्चों, यहां पर लिखा है इज अ जॉय फॉर एवर। ठीक, इट इज ए जॉय फॉर एवर। ठीक, ये मिलाकर रहेगा, अलग अलग नहीं है, फॉर एवर है। ठीक, तो हो गया, बस पूरा का पूरा क्लियर हो गया कि द पोएट फील्स अबाउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी दैट इट इज अ जॉय फॉर एवर। ठीक, कवि सौंदर्य की वस्तुओं के बारे में यह महसूस करता है कि ये सदैव खुशी प्रदान करने वाली है। ठीक, यानी जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं ये हमेशा हमेशा के लिए क्या देती हैं, हमको खुशियां प्रदान करती हैं। चलिए बच्चों, हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डज इट्स लवलीनेस इंक्रीज। कह रहा है कि इसकी जो लवलीनेस है, यानी इसकी जो सुंदरता है, कैसे बढ़ती है।
तो कैसे, जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं बच्चों, कह रहा है कि भाई इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी शून्यता में नहीं बदलती है। कहने का मतलब ये कभी नहीं समाप्त होती हैं, तो इसका कहने का अर्थ यही तो है कि ये समय के साथ और भी सुंदर हो जाती हैं। तो इसको लिखेंगे बच्चों, तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर हमने बताया ना पूरा का पूरा ऐसे लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे इट्स लवलीनेस, इट्स लवलीनेस, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। ठीक, हमने बताया ना भाई डू या डज इसमें भी लगा है, इसलिए यस ये यस लगा दिया। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, यानी इसकी जो सुंदरता है, ठीक, इट लवली कहा गया भाई, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, या सुंदरता मतलब बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती हैं? विथ द पैसेज ऑफ टाइम, यानी समय के साथ। कह रहा है कि इसकी जो सुंदरता है, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस विथ द पैसेज ऑफ टाइम, यानी जो इसकी सुंदरता है वो समय के साथ क्या है, और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, चलिए तो हो गया बच्चों, इस तरह से लिखते हैं, यानी आधा अधूरा तो आपको क्वेश्चन में ही रहता है, बाकी थोड़ा सा मिलाकर आपको लिखना होता है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा बच्चों, वो आपका फिगर ऑफ स्पीच होता है। फिगर ऑफ स्पीच हमने ट्रिक भी बताया था फिगर ऑफ स्पीच के लिए, अगर आपने नहीं देखा है, एक ट्रिक के माध्यम से आप उसको तैयार कर सकते हैं, पूरा का पूरा अलंकार। आप फिगर ऑफ स्पीच मोनू सर डालेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। इसमें पूछ रहा है कि पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट दिया है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, कि जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं सदैव खुशी देती हैं। कह रहा है कि इसमें क्या है बच्चों, मतलब कौन सा अलंकार है। ठीक, तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, कि जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं सदैव एक खुशी प्रदान करती हैं। तो सौंदर्य की वस्तुओं की कंपेयर किससे किया गया है, खुशी, लेकिन यहां तुलना नहीं किया गया। कह रहा है कि सौंदर्य की वस्तुएं जो हैं वो हमेशा के लिए खुशी हैं, तो सौंदर्य की वस्तुओं को खुशी का दर्जा दे दिया गया, तो यहां पर खुशी का रूप दे दिया गया। अलंकार कौन सा है बच्चों, रूपक अलंकार है। तो यहां पर हम देखेंगे, तो यहां पर जो अलंकार आपका है वो है, इसमें कौन सा अलंकार है, तो मेटाफर है। ठीक, कौन सा अलंकार है बच्चों, मेटाफर। ठीक है, बोले तो रूपक अलंकार है। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आपका एक स्टेंजा आएगा और आपको बहुत ही सिंपल तरीके से उसका निपटारा करना होगा। ठीक है, चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि काफी लाजवाब है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए देख लीजिए आप। चलिए हो गया बच्चों, अब हम देख लेते हैं आपका एक जो है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया को तो हालांकि हमने बता ही दिया है, लेकिन ये भी 100 में 100% है बच्चों, पूछा जाएगा। 100% का मतलब समझ ही सकते हैं आप। ठीक, क्योंकि हम हर एक टॉपिक में 100% नहीं बताते हैं कि हाँ आएगा, लेकिन ये 100% वाला है। और पूरे के पूरे ये बच्चों कितने नंबर में, 4 नंबर में पूछा जाता है। ठीक, तो यहां पर देख सकते हैं कि सेंट्रल आइडिया है कीपिंग क्वाइट। वैसे हमने बताया है कि भाई आप 3 टॉपिक पर 3 चैप्टर के सेंट्रल आइडिया के 2 को देख लीजिए, चौथा देखने की जरूरत है नहीं। कौन कौन सा, तो माई मदर एट 66, दूसरा ए थिंग ऑफ ब्यूटी और कीपिंग क्वाइट। ठीक, हमने तीनों को करवा दिया है, अलग से प्लेलिस्ट भी बनाया है। ठीक, लाखों बच्चों ने उसे देखा है, अगर आपने भी नहीं देखा जाकर देख लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं, 100% श्योर है तो वैसे भी इसको तैयार कर लीजिए बस, और कुछ करना ही नहीं है। चलिए देखिए इसमें क्या है बच्चों, कीपिंग क्वाइट मतलब शांत रहना या चुप रहना। ठीक, जो चैप्टर है उसका लिखा है हमने, तो लिखेंगे बच्चों द पोयम कीपिंग क्वाइट। द पोयम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरुदा। पेब्लो नेरुदा के द्वारा लिखा गया है। ये कीपिंग क्वाइट जो चैप्टर है, क्योंकि सेंट्रल आइडिया का मतलब केंद्रीय भाव, यानी ये जो चैप्टर है हमें क्या सीख देता है, इस चैप्टर से भाई क्या निष्कर्ष निकलता है, उसी को बोलते हैं सेंट्रल आइडिया यानी केंद्रीय भाव। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों द पोयम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरुदा। जो कीपिंग क्वाइट पोयम है वो पेब्लो नेरुदा के द्वारा रचित है, यानी इन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक, आगे लिखेंगे कि इट इज अ वेरी सिंपल पोयम, कि ये बहुत ही साधारण सी कविता है। पोएट सेज, इसमें कवि कहता है दैट टुडे आवर लाइफ इज हैस्टी
एंड विदाउट डायरेक्शन, कि आज जो हमारा जीवन है, हैस्टी का मतलब भाग दौड़ भरा हुआ है, ठीक, एंड विदाउट डायरेक्शन और बिना डायरेक्शन के है। तो समझ में आया बच्चों कि कवि क्या कहता है कि पोएट सेज, कवि कहता है दैट टुडे आवर लाइफ, यानी आज जो हमारा जीवन है वो क्या है, इज हैस्टी यानी भाग दौड़ से भरा हुआ है, एंड विदाउट डायरेक्शन और बिना किसी दिशा के। यानी कहने का अर्थ ये है कि आज हम बस भेड़ बकरियों की तरह इधर से उधर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है। जिस तरह से मवेशी होते हैं, जानवर होते हैं, भेड़ बकरियां बिना दिशा के इधर उधर ऐसे उसे भटक रही हैं, है ना। लेकिन आज के समय में तो आदमी एकदम से जानवर से भी बदतर हो चुका है, ठीक, क्योंकि जानवर में तो भाई हाँ प्रेम भी है, ठीक है, हर एक चीज के लिए सोच भी है, समझ भी है, लेकिन मनुष्यों में तो होते हुए भी वो एकदम बेकार हो चुके हैं। तो वही कवि का कहना है कि अभी आज क्या है, हमारा जीवन भाग दौड़ से भरा हुआ है और बिना डायरेक्शन के है, यानी बिना दिशा के है, इधर उधर हम भाग रहे हैं। आगे लिखेंगे कि द पोएट सेज, कवि कहता है अस यानी हमको, टू स्टॉप वार्स यानी युद्ध को रोकने के लिए, हेट मतलब नफरत को रोकने के लिए, पॉल्यूशन प्रदूषण को रोकने के लिए, किलिंग एनिमल्स यानी जानवरों को, कि जो मतलब जो जानवरों को मार रहे हैं उससे रोकने के लिए, एंड कह रहा है कि हंटिंग आवरसेल्व्स और अपने आप को भी मतलब मारने के लिए। इन सब के लिए कवि क्या कहता है कि भाई आप लोग ठहर जाओ, ठीक। द पोएट सेज अस टू यानी कवि हमें युद्ध, नफरत, प्रदूषण, जानवरों की हत्या करना, हंटिंग आवरसेल्व यानी स्वयं को क्षति पहुंचाना, ठीक, इन सब को रोकने के लिए कहता है, ठीक है। आगे लिखेंगे कि ही सेज, वो कहता है दैट वी डू नॉट अंडरस्टैंड, कि हम समझ नहीं पाते हैं, द पर्पस ऑफ लाइफ जीवन के उद्देश्य को। कह रहा है कि हम पर्पस मतलब जीवन के पर्पस को नहीं समझ पाते हैं, यानी लाइफ के जो हमारे जीवन का उद्देश्य है हम उसको नहीं समझ पाते हैं। पोएट सेज, कवि कहता है दैट कि एनी प्रॉब्लम्स कोई भी समस्या हो, कैन बी सॉल्व्ड यानी सॉल्व की जा सकती है, बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण, आत्मा ठीक है के द्वारा, आत्मनिरीक्षण के द्वारा कोई भी, ठीक है, यानी कोई भी काम होगा बच्चों, अगर आप आत्म कहने का मतलब जो होता है आप स्वयं के ऊपर निर्भर होकर के, आत्मनिर्भर जिसको कहते हैं, तो आत्मनिर्भर होकर के आप कोई भी समस्या हो उससे बच सकते हैं। तो वही कह रहा है कि किसी भी समस्या का समाधान आत्मनिर्भर होकर के किया जा सकता है, ठीक, यानी कोई भी काम हो उसे भाई कल पर नहीं टालना है और किसी और के ऊपर नहीं, आप खुद उस काम में इंटरेस्ट लोगे देन डेफिनेटली वो चीज हो जाएगा। आगे लिखेंगे बच्चों, देन तभी वी कैन रिज्यूम यानी हम बढ़ा सकते हैं और एक्टिविटीज अपनी क्रियाकलाप को इन द राइट डायरेक्शन सही दिशा में, ठीक, कह रहा है कि तभी हम अपनी क्रियाकलाप को सही दिशा में आगे की ओर ले जा सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से कीपिंग क्वाइट का आप सेंट्रल आइडिया बहुत ही सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको भी छाप लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। तो आपने देखा कि ये जो 4 टॉपिक हैं, अगर आप इन पर थोड़ा फोकस करेंगे बच्चों, तो ये केवल 4 टॉपिक गिनती के हैं, लेकिन इन 4 टॉपिक के मदद से बच्चों आपको पूरे के पूरे 30 नंबर मिल सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और एक प्यारा सा कमेंट बिल्कुल कर दीजिएगा।